हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग यूनिट्स के बारे में देखने वाले हैं। यूनिट एंड डायमेंशन एक टॉपिक है जो कि अपने पास जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कोई नया टॉपिक आएगा तो उसमें 1 या 2 मिनट के लिए आपको इसके बारे में बात किया जाएगा। तो क्या है ये, क्यों है ये, इसका बेसिक एक आइडिया होना चाहिए ताकि जब आप कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट के बारे में अगर बात होगी तो वो क्या है, कहाँ से आया, वो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहले यूनिट से पहले हमें क्या जानना होगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसके द्वारा हम फिजिक्स के नियमों को बता सकते हैं और जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 3 टाइप के होते हैं: फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? नाम से ही लग रहा है फंडामेंटल मतलब क्या हो गया, ये बेस क्वांटिटी है, मतलब इसको हम लोग बेस मान के बाकी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैज बीन चूजन आर्बिट्ररली। अब यहाँ पे आर्बिट्ररली बोला गया है, मतलब हमने ऐसा मान लिया है कि हाँ ये सब जो है वो कुछ सर्टेन रूल्स हैं, जो कि ये 2 रूल है, ये फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हमने आर्बिट्ररी मान लिया है कि ये अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड देयर यूनिट्स आर यूज्ड फॉर expressing all the physical quantity. Such quantities are known as fundamental, absolute और base quantity. जैसे कि अगर हम बात करें तो लेंथ, टाइम, मास, ये सब मैकेनिक्स में जो यूज आएगा ज्यादातर, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसका क्या रूल है? तो ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से हम बाकी जितने भी क्वांटिटीज है उसको हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और वो अब यहाँ पे एक चीज बात आती है कि बहुत से लोग जब करंट पढ़ोगे आप लोग तो आता है मन में कि करंट को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों लिया, हम चार्ज को क्यों नहीं ले सकते थे? तो यहाँ पे देखो, चार्ज करंट दोनों में से कोई भी ले सकते थे, तो आर्बिट्री हमने चूज किया है, तो कन्वेंशनली यहाँ पे करंट को लिया गया था। तो करंट को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। चार्ज को क्या मानते हैं हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटी। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर चार्ज का हो जाएगा क्या? करंट इनटू टाइम। तो करंट का अगर एक किसी एक को फंडामेंटल मानते हैं, दूसरा हम डिराइव कर सकते हैं, इनटू टाइम कर देंगे या डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी है? तो एक संगठन है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इन्होंने चूज किया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इंटरनेशनल बॉडी है, इसने चूज किया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि पहला था लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में चूज किया गया था। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज एंड आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। जब फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी डिराइव करेंगे तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, नाम से ही लग रहा है। जैसे स्पीड हो जाएगा, स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या हम लोग का क्वांटिटी है? डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं? लेंथ से। तो लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी, डायरेक्शन आ जाएगा इसमें, फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड अपॉन टाइम। तो यहां से हम इसको देख सकते हैं, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, ये सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी डिफाइन किए गए हैं, जो कि है अपना प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री इसको क्यों बोला गया है? तो ये दोनों जो, इसका यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन क्या अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये यूनिट तो होता है इसका बट डायमेंशन नहीं होता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है जिसमें सर्कल और स्फेयर के लिए हम इसको यूज करते हैं। सर्कल एंड स्फेयर, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी इस सर्कल और स्फेयर को डिराइव करने के लिए हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यूज करते हैं। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में बताते हैं और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात आती है यूनिट के बारे में। यूनिट क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंसेस, जिसको हम लोग यूनिट बोलेंगे। जैसे कि मान लो आप मास की बात करते हैं अगर, तो मास को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? केजी में नापते हैं। कोई यहाँ पे बोलेगा नहीं ग्राम में हम मेजर करेंगे,
कोई बोलेगा कि हम पाउंड में मेजर करेंगे, कोई ऑन्स में मेजर करेगा, तो अलग अलग सब लोग मेजर करेंगे तो बताना मुश्किल होगा कि किसी आदमी का वेट कितना है, या कोई सामान अगर खरीदे तो वो कितने केजी का है। तो इसलिए एक सर्टेन क्वांटिटी फिक्स कर लिया गया कि इसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि हाँ एक पाउंड कितना होता है या एक ऑन्स कितना होता है, ये हम बता सकते हैं। The unit for the fundamental और base quantities are called fundamental और base unit। fundamental quantity का यूनिट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, fundamental unit बोलेंगे। Other quantities are expressed as combination of these quantities and hence called derived units। जो इससे हम आगे derive करेंगे तो उसको हम लोग derived unit बोलेंगे। A complete set of units, both fundamental and derived, is called as system of units। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो साथ, उसका क्या क्वांटिटी क्या है, उसका यूनिट का नाम क्या है और सिंबल क्या है। तो लेंथ जो है उसका यूनिट का नाम मीटर में मेजर करते हैं लेंथ को, ऐसा यूनिट, और इसको सिंबल है एम से हम डिनोट करते हैं। ये नेम ऑफ यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट है। ये मास को हम लोग किलोग्राम में करते हैं, इसको यूनिट, इसको सिंबल इसका है केजी है। टाइम का सेकेंड है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और ये ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन का के है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं, और इसका MOL मोल सिंबल इसका हो जाएगा। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, इसका CB। और यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि सिंबल में जब हम बात करें तो कोई स्मॉल में है, बाकी सब स्मॉल में, बट कुछ जो है वो कैपिटल में है, जैसे ए के ये सब कैपिटल में है। तो ये क्यों है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद दो यूनिट है जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, इसका सिंबल RAD रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल को हम लोग ST रेडियन में मेजर करते हैं, इसका यूनिट का नाम है ST रेडियन, और इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्लेन एंगल जो है उसका यूनिट जो है वो रेडियन है, इसको हम लोग रेडियन से RAD लिखते हैं। और सॉलिड एंगल जो है वो ST रेडियन है, इसको हम लोग SR लिखते हैं। तो ये प्लेन एंगल क्या है, d थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये टोटल आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। थीटा हम लोग जैसे लिखते हैं तो क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, तो ds अपॉन r। और इसको हम लोग इसका यूनिट क्या है, रेडियन है। उसका इसी तरह सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल होता क्या है, जैसे आपके पास कोन है, जो आइसक्रीम वाला कोन है, अगर तो कितना एंगल कोन का आगे वाला पार्ट, जैसे कि मान लो अपना इस टाइप से एक है, तो ये वाला जो एरिया, ये स्फेरिकल स्फेयर का कुछ छोटा सा पार्ट बन रहा होगा, ये वाला टोटल कितना एंगल बना रहा है इस जहां से ये ओरिजिन से, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इसका जो सॉलिड एंगल को हम लोग डिराइव करते हैं DA, मतलब टोटल कितना, ये सरफेस एरिया कितना था इस पार्ट का, और डिवाइड बाय R², और इसका यूनिट जो है वो ST रेडियन है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जब हम भी लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मान लो हम स्पीड लिखना है, ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा मैंने और साथ में उसका यूनिट लिखा। फिजिक्स में जब भी हम लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं बोर्ड में, और वैसे भी सही तरीका नहीं है लिखने का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे उसको आप तो भी क्या होगा, वो वैल्यू तो सेम ही होगा ना। जैसे मान लो कि आपके घर से किसी चीज का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ऐसा थोड़ा कि उसको अगर मीटर में हम मेजर करेंगे तो वो 4 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा, वो तो होगा डिस्टेंस। तो क्वांटिटी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी मतलब हाँ, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ यूनिट, मतलब अगर आप मीटर में मेजर करो या फिर किलोमीटर में मेजर करो तो ही वो होगा, वो क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यूनिट होता है। यूनिट जितना ज्यादा बढ़ाएंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो उतना कम होता जाएगा। जैसे मीटर में मेजर किया है तो ऑफकोर्स 5 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी है किसी का, केजी में, किलोमीटर में अगर हम मेजर करेंगे, किलोमीटर में अगर हम मेजर करेंगे, किलोमीटर पर मिनट मान लो अगर, तो क्या होगा, इसका क्वांटिटी जो है वो किलोमीटर पर सेकेंड ही मानते हैं, चलो किलोमीटर पर सेकेंड अगर हम मेजर करेंगे तो किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, 0.005 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
तो वो वैल्यू जो है कम होता जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N1 मान लो क्वांटिटी है कोई और उसका यूनिट जो है वो U1 है, और N2 सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट हमने चेंज किया है अगर, तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से डिनोट करते हैं। इसलिए सवाल पूछा जाता है जब आपको दे देगा कि कोई चीज है, मान लो कि फोर्स का वैल्यू दे दिया SI यूनिट में, उसको बोलेगा MKS से CGS में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बात बोली थी मैंने कि कहीं पे कैपिटल में रहता है नोटेशन और कहीं पे स्मॉल में, वो क्या है, तो वो चीज है यूनिट इज नेवर रिटन विद ए कैपिटल इनिशियल लेटर इवन इट इज नेम आफ्टर ए साइंटिस्ट। जैसे न्यूटन, फोर्स का न्यूटन होता है तो न्यूटन में N जो है वो स्मॉल ही होगा, कैपिटल नहीं होगा। जैसे न्यूटन का फोर्स का न्यूटन है तो ये करेक्ट नेम ऐसे लिखेंगे, अगर हम N न्यूटन इस टाइप से लिखेंगे तो ये इनकरेक्ट मेथड है। बट अगर हम सिंबल लेंगे तो अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे वो सिंबल है तो उसमें जो है सिंबल वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। जैसे फोर्स का न्यूटन है तो N कैपिटल आ जाएगा, एनर्जी का जूल है, जूल साइंटिस्ट के नाम पे है तो J कैपिटल आ जाएगा। उसी तरह करंट का एम्पियर है तो एम्पियर नाम साइंटिस्ट के नाम पे है तो ये जो है वो कैपिटल आएगा। केल्विन का की कैपिटल आ जाएगा, हर्ट्ज का एटजेट कैपिटल आता है। बट जो नॉर्मल है जैसे मीटर है किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो इसका जो है सिंबल वो स्मॉल ही रहेगा। किलोमीटर किलोग्राम का केजी, कैंडेला का CD और सेकेंड का S। इसमें एक एक्सेप्शन है, सिंगल एक्सेप्शन, अगर लीटर की बात करेंगे तो उसका जो है सिंबल वो कैपिटल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदर क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे अगर हम लोग, तो अगर हम लोग सिर्फ 3 क्वांटिटी की बात करेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम, तो ये जो कि मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यूज में आता है, इसके लिए हम लोग 3 सिस्टम है अपने पास, एक MKS, एक CGS और एक FPS। MKS सिस्टम में क्या होता है, मीटर, केजी एंड सेकेंड, मतलब लेंथ को मीटर से मेजर करेंगे, मास को केजी से, और सेकेंड टाइम को सेकेंड में। तो ये अपना ऐसा यूनिट के ऑलमोस्ट ऐसा यूनिट के बराबर हो गया MKS में। फिर CGS में जो है लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। ये क्या है, CGS यूनिट है। और FPS जो कि अपने काम का नहीं है, उसका यूज बहुत रेयरली आता है, तो इसमें लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करेंगे और मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। तब मैं इसको SI और CGS के बारे में आपसे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आएगा। SI में है CGS में कन्वर्ट करना है, या CGS में है तो SI में कन्वर्ट करना है, इससे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। कुछ सफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं जो कि अपने यूजफुल, कुछ प्रीफिक्स हैं जो कि अपने यूजफुल है। जैसे कि अपने पास कोई बड़ा क्वांटिटी लिखना है तो अब जैसे मान लो कि लिखना है 2 × 10⁵, तो बार बार इसे 2 इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो डायरेक्ट 2 × 10⁵ 10⁻6 अगर लिखना है 10⁻6, तो इसके लिए एक नाम रख दिया गया है। जैसे मान लो कि अपने पास 2 kg का कोई चीज है, अगर आप ग्राम में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम। तो किलो के लिए हम लोग क्या करते हैं 10⁻3, हेक्टो के लिए 10⁻2, डेका के लिए 10⁻1, मेगा के लिए 10⁻6 यूज करते हैं। अगर कोई क्वांटिटी लिखा हुआ है मेगा हर्ट्ज, जैसे मेगा हर्ट्ज में कोई क्वांटिटी है तो अगर हम हर्ट्ज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हर्ट्ज, ये चीज पता होना चाहिए। फिर टेरा में है तो 10⁻12, बीटा के लिए 10⁻50, ये 1-2 बार यूज में आएगा तो आपको याद ऐसे भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रीफिक्स है जो कि इसमें ये वाला पार्ट, माइनस वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना मिली के लिए 10⁻³ यूज करते हैं, माइक्रो के लिए 10⁻6, मिली के लिए स्मॉल m लिखते हैं, माइक्रो का जो सिंबल है वो म्यू होता है। ये सिंबल आपको याद होने चाहिए। डेसी के लिए D स्मॉल d, सेंटी के लिए C, मिली के लिए स्मॉल m, माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए n, पिको के लिए P स्मॉल, फेम्टो के लिए F स्मॉल और हेक्टो के लिए A स्मॉल। तो ये क्या क्या इसमें अपने पास फेम्टो तक का यूज आता है ज्यादातर, नैनो का और फेम्टो का और माइक्रो, ये 3 ज्यादा यूजफुल है। ये क्या है ये पता होना चाहिए आपको, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो जैसे फोर्स है वो 5 न्यूटन में दिया हुआ है, इसको आपको बोला गया है कि CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो अपना मेथड है उससे सॉल्व करते हैं, फिर आपको डायरेक्टली वैल्यू हमें 1 न्यूटन जो होता है
वो सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो सीजीएस में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो अगर 5 न्यूटन है तो अपने पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन, 5 न्यूटन का। ये डायरेक्ट अगर वैल्यू आपको पता है तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। फोर्स का हमें लिख सकते हैं क्या, 5 न्यूटन है अगर, तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है, मास। फोर्स जो है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर न्यूटन का क्या है यूनिट हमें नहीं पता, अगर सीजीएस में अगर यूनिट के बारे में लिखना नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास के लिए क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। तो 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद केजी का सीजीएस में करना है तो क्या होगा, केजी के लिए ग्राम में करना है तो 10 टू द पावर 3 ग्राम इंटू मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 डाइन, तो सेम वैल्यू आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर अपने पास रो दिया हुआ है जो कि क्या है डेंसिटी है, तो इसका दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमें कन्वर्ट करना है एमकेएस में, मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो रो जो होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बाय, अब सेकेंड को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, इंटू द पावर 3। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अगर तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10 पावर -3 है और ये ऊपर जाएगा 6, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये अपना हो जाएगा आंसर। फिर अगले बार वॉल्यूम जो है वो सॉरी वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। वेलोसिटी अपना है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, 90, अब किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आवर में है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आगे अपने पास एक और क्वेश्चन है, इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया क्या होगा। तो हमें पता है एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर या फिर लेंथ का स्क्वायर या लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या। तो अगर हम इसका यूनिट जो है वो डबल कर दें तो एरिया का यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत से लोग बस आगे अपना 4 आंसर, बट ये क्या आया आपका यूनिट का आया है, एरिया का यूनिट 4 टाइम्स हुआ है, बट हमसे पूछा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया क्या होगा। तो हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यूनिट होता है। तो यूनिट अगर 4 टाइम्स बढ़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया वैल्यू 1/4 टाइम्स, ये अपना हो जाएगा आंसर। अगला है अपने पास, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 5 न्यूटन। If unit of length and time are doubled and unit of mass is half, then the numerical value of force in the new unit क्या होगा। तो अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। अब इसमें न्यूटन को हम लिख सकते हैं क्या, 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम जो है वो लेंथ और टाइम दोनों डबल हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको 5 को हटा लेते हैं साइड में, और अपने पास
लेंथ क्या ऊपर है, तो लेंथ हुआ है ट्वाइस, और सेकेंड जो है वो भी हुआ है ट्वाइस, मतलब टाइम का भी ट्वाइस हुआ है, तो 2 का स्क्वायर इंटू मास जो है वो हाफ हुआ है 1/2। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो क्वांटिटी है, यूनिट है, वो कितना टाइम्स चेंज हुआ है, यूनिट जो है वो 1/4 टाइम्स चेंज हुआ है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो 1/यूनिट होता है, तो ये जो है वो 4 टाइम्स चेंज होगा। तो 4 सेकेंड वाला पार्टिकल जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू उसका चेंज हो जाएगा, और यूनिट जो है वो क्योंकि 1/4 टाइम्स हो रहा है, इस टाइप से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया वो यूनिट डायमेंशन को हम कैसे यूनिट में कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो यूनिट के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन के बारे में देखेंगे, डायमेंशन क्या है इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी ठीक लगे आप कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।